देखो, आज हम लोग पावर सिस्टम में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तुम लोग काफी एंजॉय करोगे। क्या है इस चैप्टर का नाम? फॉल्ट। फॉल्ट एनालिसिस। तुम लोग सोचो, पावर सिस्टम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग फॉल्ट को पढ़ते हैं। नहीं तो खराब, फॉल्ट का मतलब क्या होता है? खराबी आ गया ना, मशीन में खराबी आया, उसको हम लोग पढ़ते तो नहीं है ना, उसको ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग पावर सिस्टम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फॉल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, इसी के लिए इसका नाम पड़ता है फॉल्ट एनालिसिस। कि अगर तार टूटेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, वो सारा चीज रहता है। इसी के लिए हम लोग फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तुम लोग फॉल्ट का मतलब समझ लो। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल है, फॉल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। आवाज मेरा ठीक है ना? ज्यादा यस तेज सर। है, ज्यादा कम है? फॉल्ट का ठीक है मतलब सर। है सिंपल शॉर्ट सर्किट। जहां पे फॉल्ट हुआ मतलब वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ बोल रहे हैं, मतलब सिंपली एक तार जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, उसी को बोला जाता है फॉल्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्ट का मतलब? सिंपली शॉर्ट सर्किट होता है। अब देखो, एक हम तुम लोग को एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक रफली बताते हैं कि फॉल्ट में क्या होता है। ठीक है, मान लो सपोज करो ये एक बैटरी सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये 1 ओम का है और ये 100 वोल्ट का है। और लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो दिया हुआ है कितना, तो 99 ओम एग्जाम्पल के लिए। कितना करंट इस लोड से जा रहा होगा बताओ? इलेक्ट्रिकल वन इंजीनियरिंग है ना। एम्पियर 1 एम्पियर I सर। इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 99 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, बट फॉल्ट हुआ कहाँ पे? तो यहाँ पे मान लो बिजली यहाँ पे गिरा इस तरीके से, बिजली यहाँ पे गिरा और ये तार टूटा, और तार टूटा और नीचे मतलब टच होगा ना यहाँ तो अब जो करंट फ्लो होगा वो उधर ना जा करके सारा का सारा करंट, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो रेजिस्टेंस पाथ। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसी के लिए सारा का सारा करंट अब ट्राई करेगा इस डायरेक्शन में जाने का। इसी को बोला जाता है ISC, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब बताओ शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। 100। 100 डिवाइडेड बाई 1 ओम मतलब 100 एम्पियर। इस चीज को देखने के बाद हम लोग को क्या समझ आया कि फॉल्ट होने के बाद करंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आया हम लोग को? ये पहला चीज। दूसरा चीज, वायर ये जो होता है इसके ऊपर में क्या लगा होता है? इंसुलेशन लगा होता है ना, इस तरीके से यस। ढका होता है। अब देखो, अगर सडनली आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, डेट इम्प्लाइज इसमें जो लॉसेस है, I² R लॉस होता है ना, ये भी बढ़ जाएगा। I² R लॉस क्या होता है? ये हीट है। I² R लॉस क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है पावर और डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट हो यस। गया। अब अगर ये हीट होगा तो सोच लो, ये कहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, पहले कैरी कर रहा था, अब ये 100 एम्पियर कैरी करेगा। कितना हीट हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी के लिए ये ऐसा सिचुएशन मतलब प्रोड्यूस कर देगा जिससे हमारा आग लग जाता है। इसी के लिए अब देखो, आग कहाँ पे लग रहा होगा? आग इस घर में लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट का वैल्यू बढ़ गया। इसी के लिए यहाँ पे तुम लोग नोटिस किए होंगे, अगर ट्रांसफार्मर में हर जगह कुछ अगर आवाज आता है, जैसे ब्लास्ट वगैरह सुने हो ना, ट्रांसफार्मर में बहुत साउंड आने लगता है कभी कभी, उस टाइम पे यस। अगर घर में हमारा चार्जर वगैरह लगा होता है या बल्ब लगा होता है तो वो सारा चीज लाइन से फ्यूज हो जाता है। कितने लोग इस चीज को एक्सपीरियंस किए हो? हाँ सर, किए हैं।
मतलब ऐसा होता है कि बल्ब लगा हुआ है, बल्ब उड़ जाएगा, लैपटॉप का चार्जर 2 लगा से हुआ है, 3 बार चार्जर उड़ी उड़ ऐसा जाएगा। चार्जर। बिल्कुल। तो ये कंडीशन होता है। शॉर्ट सर्किट होने पे क्या हुआ, तो करंट का वैल्यू बढ़ गया। करंट का वैल्यू बढ़ गया मतलब वो अपने रेटेड कैपेसिटी से कितने टाइम्स, अगर इसका रेटिंग होगा 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है मतलब 5 एम्पियर रेटिंग होगा ना, या 10 एम्पियर होगा, उससे कितना ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तो वो सडनली जो है इस तरीके का शॉर्ट कर देता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है। कई बार तो घर में आवाज भी करता है, बल्ब फूटने का भी, मतलब बल्ब का जो जो साउंड होता है ना, ग्लास जो पहले इनकैंडेसेंट बल्ब होता था पीला कलर का, वो बल्ब फट भी जाता था कितने बार। इस तरीके का हाई वोल्टेज और हाई सर्ज जनरेट होता है, तो वो होता है फॉल्ट। तो हम लोग क्या चाहेंगे, फॉल्ट हमेशा होते रहे और हम लोग का घर में बल्ब फ्यूज होते रहे, तो हाँ हम लोग सर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या चाहेंगे, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं फॉल्ट एनालिसिस। समझ आया? अब देखो ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब पहले समझ लो। शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपली होता है एक स्पाइक जनरेट होता है करंट का, मतलब हाई करंट एंड लो वोल्टेज फेनोमेना। इसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई, ट्रेमेंडसली हाई करंट फ्लो होता है। ये 100 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये 1000 में भी चला जाता है, जिसमें सडनली आग लग वोल्टेज जाता जीरो है। हो तुम लोग जाता है ना सर? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसी के लिए लो वोल्टेज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना। शॉर्टेड में तो वोल्टेज जीरो होगा, लेकिन इस वायर में कुछ वोल्टेज होगा, इसी के लिए हम लोग पूरा जीरो ना बोल करके लो वोल्टेज बोलते हैं। और ये इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है। अब देखो फॉल्ट एनालिसिस करना है हम लोग को, तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना किस किस तरीके का फॉल्ट हो सकता है हमारा सिस्टम में। एक तार टूटेगा, दो तार टूटेगा, तीन तार टूटेगा, तीनों टूट जाएगा, या फिर टावर उखड़ क्या हो जाएगा, वो तो पता होना चाहिए ना हम लोग को। इसी के लिए यस सर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट, तब तो एनालिसिस करेंगे ना। हम लोग को पता ही नहीं है कि फॉल्ट कैसे होगा, तो क्या एनालिसिस करेंगे उसका हम लोग। इसी के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ते हैं पहले, जिसमें दो क्लासिफिकेशन इसको बेसिकली किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है अनसिमेट्रिकल बोला जाता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और दूसरा जो है इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। और देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा मत सोचना कि ये एक टॉपिक है, ये चैप्टर है। तुम लोग इसको ऐसा फील करना ये डे टू डे लाइफ का चीज हो रहा है बात। ठीक है, समझ में बहुत ज्यादा आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता नहीं सिलेबस में इसको इतना कम प्रायोरिटी क्यों दिया गया है, मेरे समझ से वो चीज़ बाहर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऑब्वियस सा बात है ना, हम लोग जानना चाहेंगे फॉल्ट कैसा कैसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि हमारा चार्जर उड़ जाता है, हमारा ये बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाता है। इसी के लिए देखो नॉर्मल जो सिस्टम होता है, नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एक दो तीन, ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज। ऊपर है टावर में, मतलब एक टावर यहाँ पे बना होगा इस तरीके से, एक टावर यहाँ पे बना होगा सेम उसी पैटर्न में। ठीक है, और ये जो है ये ग्राउंड होगा, ऐसे ही है ना। और ये वायर यहाँ से कनेक्ट होकर के इधर जा रहा होगा, ये वायर इधर से ऐसे जा रहा होगा, ये वायर इधर से ऐसे जा रहा होगा, आर वाई बी फेज, तीन वायर। तो तुम लोग समझ पा रहे हो ना हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब देखो अगर एक वायर टूटा जमीन पे, तो ये एक लाइन है और ये ग्राउंड है, इसी को बोला जाता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, LG। अगर दो वायर टूट गया और दोनों आपस में सट गया, मतलब यहाँ पे ये टूटा और ये जमीन में ना आकर के इसी में लपटा गया, दो वायर आपस में टच हो गया और वो ग्राउंड में नहीं है, इसी को नाम देते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। एक लाइन दूसरे लाइन में टच हो गया ना, यस सर। इसी को हम लोग लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। अगर ये दोनों टच हुआ और फिर ग्राउंड में भी टच हो गया, इसी को बोला जाता है डबल LG फॉल्ट। क्लियर है?
और इसी को नाम देते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, क्योंकि ये सब में तो नहीं हो रहा है ना, आर में नहीं हो रहा है उस टाइम पे, जब बी में हो रहा है उस टाइम में आर में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसी के लिए ये कंसिडर होता है कि इसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। अब सिमेट्रिकल क्या है, तीनों वायर टूट गया, तीनों वायर शॉर्ट हो गया, ट्रिपल एल फॉल्ट। तीनों वायर टूटने के बाद ग्राउंड में भी चला गया, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ये दोनों में तीनों वायर के मतलब आर भी है, वाई भी है, बी भी है, तीनों फेज आ गया इसमें। इसी के लिए इसको बोला जाता है क्या, सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें सब है ना। आर में जब फॉल्ट हो रहा होगा उस टाइम पे वाई पे भी हो रहा है, बी पे भी हो रहा है, सब में हो रहा है, इसी के लिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल, इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल। किसी को अभी तक का कहानी दिक्कत लगा? नो सर। अब देखो, इसी को हम बस थोड़ा सा अच्छे से यहाँ बना देते हैं। सबसे पहला एल जी, या फिर इसको इस तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा ठीक लगेगा। सबसे पहला एल जी, दूसरा एल 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 एल, तीसरा डबल एल 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 जी। जी। LLG, इसको क्या बोला जाता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। बोल्ट। इसको क्या बोला जाता है, दो लाइन आपस में जुड़ line जा to रहे line हैं, fault, लाइन लाइन फॉल्ट। टू लाइन फॉल्ट। इसको क्या बोला जाता है, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड ग्राउंड। फॉल्ट। ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, ट्रिपल एल फॉल्ट, ट्रिपल एल। जिसको बोला जाता है लाइन टू लाइन 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 फॉल्ट। मतलब तीनों लाइन में एक साथ में फॉल्ट आ गया। ट्रिपल एल जी, तीनों तार तो टूटा ही, और तीनों तार टूटने के बाद जमीन में भी चला गया, उसी को बोला जाता है लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, ट्रिपल एल में सर तीनों वायर टूटता है कि बस फॉल्ट रहता है सर, इसमें डाउट लग रहा था। देखो ये तीन वायर है ना, आर बाई बी, कोई एक वायर टूटा, मान लो यहाँ पे समझाते हैं तुमको। अरे ये इधर आ गया क्या, ये लास्ट में होना तो सेकंड में होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे समझाते हैं। ये एक टावर है और ये एक टावर है। टावर को हम लोग हटा देते हैं, दोनों टावर के बीच का बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ठीक है। मान लो ये जगह मतलब इसका जो है, इसका टेंशन बहुत ज्यादा हो गया और ये तार में खिंचाव ज्यादा हो गया, तो इससे ये तार टूट गया। कौन सा तार टूटा है, आर फेज का तार टूटा है। ठीक है। और ये टूटने के बाद ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ सर, यस सर। और नीचे यहाँ पे ग्राउंड होगा, मान लो ये टूटने के बाद यहाँ पे कहीं पे लटका हुआ है। ये कौन सा फॉल्ट हो गया, ट्रिपल एल फॉल्ट, क्योंकि तीनों वायर टच हो गया ना। यस सर। ऐसा थोड़ी बोलेंगे फॉल्ट सिर्फ आर में हुआ है, तीनों वायर टच हो गया ना, इसी के लिए ट्रिपल एल फॉल्ट। और ये तार इतना लंबा है कि टूटने के बाद ये ग्राउंड में टच हो गया, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अब क्या होगा, में रहेगा ट्रिपल एल तो जी वहाँ होने से पोटेंशियल भी आएगा। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, सबका करंट इधर ही जाएगा, उधर कोई नहीं जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? जैसे ग्राउंड में टच हो गया तो वहाँ जितना एरिया में स्टेप पोटेंशियल भी आ जाएगा। हाँ ऑब्वियस सा बात है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये जो एरिया है, स्टेप पोटेंशियल नहीं होता है यार, स्टेप पोटेंशियल वो अलग चीज है। यहाँ पे सिंपली एक जो है सारा का सारा करंट जाएगा, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको लगेगा झटका। अगर कोई इस जगह खड़ा होगा, अगर वो खड़ा होकर के इधर उधर जाना चाहेगा तो वो उसको बोला जाता है स्टेप पोटेंशियल।
नॉर्मली ये सारा का सारा जो है करंट ग्राउंड में जाएगा ना। करंट का वैल्यू कितना होता है अभी हम लोग देखें ना, यहाँ पे 100 तो यहाँ पे आया ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट। हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर जाएगा, इसका मतलब वो आपस अगल बगल का एरिया में क्या ब्लू कलर का जाता है ना, शॉर्ट सर्किट होते हुए देखे हो तुम लोग, वो पूरा ब्लूइश कलर का नो जलता है। सर। ट्रांसफार्मर वगैरह में जब तुम लोग देखोगे तो वहां पे वो ब्लूइश कलर का आग जल जाता है पूरा, शॉर्ट उस तरीके से होता है। फॉल्ट वगैरह जब होता है तो तुम लोग देखोगे पूरा का पूरा कंडक्टर में आग जला हुआ, मतलब ब्लूइश कलर का नीचे जाता है। हालांकि होगा यूट्यूब में एनिमेशन, तो हम तुम लोग को किसी दिन हो सकता है तो कल या शो कर देंगे, ठीक है, कैसे क्या है। तो देखो ये था कहानी फॉल्ट का। हम लोग को पता चल गया फॉल्ट कितना टाइप का होता है। अब हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। कैसे एनालिसिस करेंगे? ये हम लोग का 3 वायर ऐसा है और ये हम लोग का ग्राउंड है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया पेस्ट सेकंड वाले के लिए, और ये हो गया पेस्ट थर्ड वाले के लिए, ये हो गया पेस्ट इसके लिए, ये हो गया पेस्ट इसके लिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फॉल्ट होकर के एक वायर टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये वायर टूट करके यहाँ पे गिर रहा है, मतलब ये फेज RYB है, उसमें कोई एक वायर टूट करके जमीन टच हो रहा है, बाकी दोनों ठीक है, हेल्दी कंडीशन में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वायर आपस में सट जा रहे हैं, मतलब कुछ भी रीजन हुआ हो, तार टूटा हो और दोनों आपस में सट गया हो। और ये जो ब्लू वाला है वो ग्राउंड है, ग्राउंड में टच नहीं हुआ है, उसको बोला जाता है डबल एल फॉल्ट। डबल LG मतलब ये दोनों तो आपस में टच हुआ ही है और साथ में ग्राउंड भी हो गया है। ट्रिपल L मतलब ये तीनों शॉर्ट हो गया है। ट्रिपल LG तीनों शॉर्ट होने के बाद ग्राउंड भी हो गया है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ट्रिपल L कैसे हो सकता है? ट्रिपल L होगा तो सर ट्रिपल LG तो होना जरूरी है ना, कि जब तीनों वायर टूट ही गया तो ग्राउंड तो होगा ना, वो हवा में थोड़ी लटका रहेगा, तो ट्रिपल L का कैसे होगा? अच्छा ट्रिपल L तो हम तुम लोग को दिखा दिए ना, हाँ यही तो था, क्लियर है ना। तार इतना छोटा रहा कि वो ग्राउंड टच नहीं हुआ, मतलब ट्रिपल L हो गया। बस सारा का सारा फॉल्ट में हम लोग का कहानी यही पढ़ना है। अब मेरा सवाल ये है, सबसे ज्यादा होने वाला फॉल्ट कौन सा है? डबल एल LG। LG फॉल्ट। डबल एल या एलजी? सबसे ज्यादा होने वाला फॉल्ट है LG फॉल्ट। एक तार टूटा, ग्राउंड में टच हो गया। नॉर्मली हर जगह यही होता है, तार टूटता है तो तार टूटेगा, तार का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो ग्राउंड में आ जाता है, वही होता है ना। यस सर। तो सबसे ज्यादा तो ये होगा। सबसे कम कौन होगा? देखो इसी को बोला जाता है 3 फेज फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फेज में साथ में हो रहा है ना, इसी के लिए इसको बोला जाता है 3 फेज फॉल्ट। अब पूछा जाएगा कि सबसे कम होने का चांसेस किसका है? ट्रिपल एल। ट्रिपल एल। मतलब 3 फेज फॉल्ट दोनों का, ट्रिपल L या फिर ट्रिपल LG, दोनों का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तीनों तार एक साथ में मतलब टच नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक के ऊपर दूसरा वायर रहता है। ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे तो बहुत दूर दूर रहता है तीनों वायर, ऐसा बहुत कम चांस होता है। लेकिन अगर खतरनाक वाइज पूछा जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तीनों वायर टूट गया। तो इसी के लिए मोस्ट सीवियर फॉल्ट भी 3 फेज फॉल्ट है। हाँ, लिस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा होता है, इसमें उतना दिक्कत नहीं है, तार टूट गया, हमारा वहाँ जो इंजीनियर है सब स्टेशन में बैठा हुआ, उसको कोई फोन किया कि अरे तार टूट गया है इस एरिया का लाइट ऑफ कर दो, तो वो जो है ऑफ कर देगा, मतलब काफी समय दे देता है ये, तो इसी के लिए इसको बोला जाता है लिस्ट सीवियर फॉल्ट। क्या क्या पॉइंट बोले हम यहाँ पे? सर आज सर नो चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अब ये कौन है? आज हम लोग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है, फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। देखो जी सर। सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट कौन सा है? LG। LG। दूसरा सबसे कम होने वाला, लीस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट, ट्रिपल एल इसको हम वाला लोग LG। नाम देते हैं 3 फेज फॉल्ट।
थ्री फेज फॉल्ट में कौन सा आ जाता है? ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एल जी। एल जी फॉल्ट। तीसरा, सबसे ज्यादा खतरनाक, मोस्ट सीवियर। खतरनाक मतलब सीवियर होता है ना, ये होता है थ्री फेज फॉल्ट जो है ना हमारा। अब डबल एल मत समझ लेना इसको, ठीक है, थ्री फेज फॉल्ट। चौथा, सबसे कम खतरनाक वाला, लीस्ट सीवियर फॉल्ट, कौन सा है? एल जी। जी। एल जी, ठीक है। अब देखो, जहां पे भी तुम लोग को जी दिखाई देगा, जहां पे भी जी दिखाई देगा, ये जी है, ये जी है, ये जी है, इसका मतलब वो ग्राउंड है, मतलब सारा का सारा करंट ग्राउंड हो जाएगा। जहां पे जी नहीं है, मतलब वो आपस में ही करंट आपस में लड़ेगा और वो जो है वापस भेजेगा, वही होगा ना, क्योंकि ग्राउंड तो हो नहीं रहा है। आपस में ही एक लाइन से दूसरे लाइन में जाएगा, दूसरे लाइन से पहले लाइन में जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पे जी है वो तो ग्राउंड हो जाता है। तो ये हम लोग का फॉल्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। समझ आया तुम लोग को अभी तक का जो भी कहानी है? यस सर। सर अब हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट तो एनालिसिस करना बहुत आसान है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम लोग अब स्टडी करेंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या? सर डबल एल वाला फ्रीक्वेंट नहीं होता है? हाँ ये भी होगा, मतलब अब हाँ ऑर्डर बता दे रहे हैं तुम लोग को। ऑर्डर ऑफ, या फिर पहले देखो, सबसे पहले हम लोग का फॉल्ट आता है, वो आता है एल जी, फिर आता है इसके बाद डबल एल, फिर आता है डबल एल जी, फिर आता है ट्रिपल एल, फिर आता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट, जिसमें सबसे ज्यादा बार होने वाला फॉल्ट एल जी, उसके बाद एल एल, उसके बाद एल एल जी। इसको 2-3 बार लिखना होगा तो हम इसको पहले देखो, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा फॉल्ट होता है, एल जी, एल एल, एल एल जी, ट्रिपल एल, फिर ट्रिपल एल जी, ये होने वाला मतलब ऑकरेंस, ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। एल जी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद अगर कोई होता है तो डबल एल का चांस ज्यादा है, फिर डबल एल जी, फिर ट्रिपल एल, फिर ट्रिपल एल जी। सीवियरिटी के हिसाब से अगर बोला जाए कि सबसे खतरनाक कौन है, तो ट्रिपल एल जी सबसे खतरनाक, उससे कम ट्रिपल एल, उससे कम डबल एल जी, उससे कम डबल एल, सबसे कम एल जी। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी। ठीक है, मतलब खतरनाक जिसको हम लोग बोलते हैं। खतरनाक, ऑकरेंस मतलब होने वाला। समझ आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो, अब इसी में यस हम लोग सर। आगे बढ़ते हैं और pause करते हैं पहले। ये वाला जो हम लोग फॉल्ट पढ़े हैं, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलते हैं ना। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज करना उतना आसान नहीं है। सिमेट्रिकल फॉल्ट को तो एनालाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तीनों लाइन में सेम चीज हो रहा है, तो इसको एनालाइज करना बहुत आसान है। लेकिन जहां पे भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आता है, उसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिकल में, और सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑपरेटर आता है, जिस ऑपरेटर का नाम रहता है अल्फा ऑपरेटर। ये क्या करता है अल्फा ऑपरेटर, बताना।
ये हेल्प करता है, हाँ ये हेल्प नहीं करेगा, इसका एक मैट्रिक्स बनता है वो हेल्प करता है अनसिमेट्रिकल को कन्वर्ट करने में सिमेट्रिकल में। अल्फा का वैल्यू कितना होता है, तो अल्फा का वैल्यू होता है 1 एट एन एंगल प्लस का 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, ये हो गया अल्फा। अगर हम अल्फा का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 1 एट एन एंगल प्लस 120 इंटू 1 एट एन एंगल प्लस 120, यही होगा ना। यस सर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 एट एन एंगल, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, एंगल प्लस का 240। बस जो लिखते जा रहे हैं वो तुम लोग नोट करते जाना। अल्फा का वैल्यू 1 एट एन एंगल प्लस का 120 डिग्री, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 एट एन एंगल प्लस का 240 डिग्री। एट Clear है एंगल ये मतलब चीज? क्या होता है सर? एट एंगल मतलब उसका मतलब सर? देखो एट एंगल का मतलब सिंपल सा है, अगर ये 0 डिग्री पे कोई रेफरेंस है तो उससे 120 डिग्री के बाद कोई लाइन बन रहा है, उसको एट एंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम लोग से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम लोग ऐसा पूछोगे, क्योंकि ये सब हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग को क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल सा है, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का। कोई बता सकता है इसका एडिशन का वैल्यू कितना आएगा? 0। 0। कैसे 0 आएगा इसका वैल्यू? अल्फा मेगा से ले लेंगे। क्योंकि हम लोग जो है 1 प्लस 1 क्यूब एट रूट एन ऑफ एंगल यूनिटी। प्लस का 120 प्लस 1 एट एन एंगल प्लस का 240 इज इक्वल्स टू 0। 1 एट एन एंगल प्लस का 120 तो चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 एट एन एंगल 1 माइनस एट का एंगल 120 लिख माइनस सकते हैं। 120। और जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो तुम लोग देख चुके होगे कि हम लोग आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी अगर 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है तो फिर उसका वैल्यू 0 होता है। सबको पता है ये चीज? यस सर। अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं सर कैसे होगा, हमको आप अच्छे से समझाइए। देखो 1 को हम लोग 1 एट एन एंगल 0 लिख सकते हैं ना, ये है हमारा किस में, ये है हमारा पोलर में, और इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 cos 0 प्लस जे 1 sin 0, यही होगा ना। यस सर। 1 एट एन एंगल 120 का वैल्यू कितना होगा, 1 cos 120 प्लस जे 1 sin 120। 1 एट एन एंगल 240 का वैल्यू या फिर माइनस 120 का वैल्यू कितना होगा, 1 cos माइनस 120 प्लस जे 1 sin माइनस 120। जब इसको तुम लोग ऐड करोगे सबको तो हम लोग ऐसा पाएंगे कि हमारा सारा चीज जो है 0 हो जा रहा है। कैसे? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, रियल पार्ट को हम पहले ऐड कर रहे हैं, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1, कैलकुलेटर यहाँ पे है, cos 120 कितना हो जाएगा वैल्यू, -1/2, फिर cos -120, cos -120 -1/2 प्लस -1/2 कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया ना। यस सर। उसी तरीके से इसमें कर लेते हैं, sin 0 का तो वैल्यू 0 होता है, मतलब यहाँ पे 0 प्लस sin 120 कितना हो गया, √3/2 प्लस sin -120 माइनस √3/2 कैंसिल हो गया और ये भी 0 हो गया। जब दोनों तीनों को हम लोग एडिशन किए, मतलब एडिशन करने का मतलब क्या है, 1 एंगल 0 प्लस 1 एंगल 120
प्लस 1 एंगल माइनस 120 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ना 0 आया, तो ये चीज Yes, प्रूफ sir. भी हो गया। अब तो ये नहीं लगेगा ना कि सर आप तो डायरेक्ट बता दिए कि हाँ ये होता है, मतलब ये हम लोग का 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, ये हम लोग को याद रखना है। और अल्फा का वैल्यू याद रखना है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 एट एन एंगल प्लस का 120, बस ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 1 प्लस वी नो दैट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दैट इम्प्लाइज अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू -1। ये भी याद रखना है, याद नहीं रखना है मतलब ये सब यूज होगा, ठीक है। अब अगर कोई पूछे अल्फा क्या करता है तो क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल किससे सिमेट्रिकल जाने में हेल्प करता है? नहीं, अल्फा एक ऑपरेटर है जो कि 1 एट एन एंगल 120 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 120 है। इसका मतलब ये एक क्वांटिटी है, जब कोई भी चीज अल्फा से मल्टीप्लाई होता है तो वो 120 डिग्री शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। बाकी ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से अनसिमेट्रिकल चीज सिमेट्रिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू तो 1 होता है। सर बोला गया कि अल्फा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा फैक्टर क्या बोलेंगे कि एंगल? अल्फा एक ऑपरेटर है जिसका वैल्यू 1 एट एन एंगल प्लस 120 होता है। जब भी ये किसी क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई होगा वो उसको 120 डिग्री में शिफ्ट कर देगा, और 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हेन a quantity is multiplied by alpha, then it rotates given quantity by 120 degree in anti-clockwise डायरेक्शन। देखो क्यों ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लिखे, क्योंकि 1 एट एन एंगल प्लस का 120 है। तुम लोग को याद आ रहा होगा हम कुछ ये फिगर बनाए थे, यहाँ पे हम लिखे थे साइन, यहाँ पे हम लिखे थे माइनस साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे माइनस कॉस। इसमें Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज में हम बोले थे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लीड, लीड का मतलब होता है प्लस। ये प्लस देख करके यहाँ पे हम लोग बोले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आया हमारे सिस्टम में, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आया। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब कौन कौन सा फॉल्ट हो सकता है? LG हो सकता है, LL हो सकता है, डबल LG हो सकता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब क्या है? अनबैलेंस्ड ना, अनबैलेंस्ड है। इस अनबैलेंस्ड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मतलब सीक्वेंस कंपोनेंट में। अब ये सब थोड़ा सा तुम लोग के लिए हाई मतलब हो रहा होगा, समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क भी पढ़ेंगे। ये अनबैलेंस्ड जो है ये सीक्वेंस में हम लोग इसको तोड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जीरो सीक्वेंस। सर ये सब क्या बता रहे हैं, अगर वैसा है तो अभी कंफ्यूज मत होना, बस सुन लो, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग फिर से अभी देखेंगे। आज नहीं देखेंगे, किसी और दिन देखेंगे, लेकिन ये सारा चीज होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस और होता है नेगेटिव सीक्वेंस। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जीरो सीक्वेंस तो खैर जीरो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सीक्वेंस ये एक बैलेंस्ड है और ये भी एक बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या दिखाई दिया? और जीरो सीक्वेंस मतलब सेम फेज में। देखो इसका मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड को हम लोग
तीन कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, नेगेटिव का बैलेंस्ड, पॉजिटिव का बैलेंस्ड और जीरो का सेम फेज। जब इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे वो रिजल्ट किस पे करेगा, अनबैलेंस्ड पे। तो हम लोग अनबैलेंस्ड को क्या कर सकते हैं बताओ, तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसी के लिए जब हम लोग अनबैलेंस्ड फॉल्ट पढ़ेंगे या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ेंगे तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस स्टडी करना पड़ेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस स्टडी करना पड़ेगा, नेगेटिव सीक्वेंस स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, ये सब क्या होता है, क्यों ये स्टडी करना पड़ेगा वो हम बता रहे हैं। बाकी डिटेल क्या होता है, कैसे करेंगे, वो अभी धीरे धीरे हम लोग, जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा वो होगा। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो फटाफट। सर ये नहीं समझ में आया। देखो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर और एंगल जो है, मैग्नीट्यूड बराबर को इस तरीके से 120 रिप्रेजेंट डिग्री। करते हैं, ठीक है, और एंगल 120 हो, इसी को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल या फिर बैलेंस्ड। अगर ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारा सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड नहीं है तो पहले उसको हम लोग बैलेंस्ड में तोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो होता है, मतलब उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करते हैं। इसका सिंपल सा है, पहले ये समझ लो उसके बाद। सबसे पहले अब हम अनसिमेट्रिकल को बना रहे हैं, ठीक है, ये आई आर हो गया, ये आई वाई हो गया और ये आई बी हो गया, जिसमें इसका एंगल है 100 डिग्री, इसका एंगल है 130 डिग्री, इसका एंगल कितना, या फिर इसका एंगल 150 ले लो, इसका कितना बचेगा, 110 बचेगा। और मैग्नीट्यूड भी तीनों का अलग अलग है, मतलब ये जो है आई आर इज नॉट इक्वल्स टू आई वाई इज नॉट इक्वल्स टू आई बी है, मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना। यस सर। अनसिमेट्रिकल बोल लो या फिर अनबैलेंस्ड बोल लो, इसी को हम लोग को स्टडी करना है। तो हमारा जो एक फोर्टेस्क्यू साइंटिस्ट थे वो क्या बोले थे, अल्फा ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग तीन सीक्वेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, और तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और वो तीनों जो है अलग अलग इंडिविजुअली बैलेंस्ड होगा। जब तीनों को जोड़ देंगे तो फिर वो रिजल्ट करेगा अनबैलेंस्ड पे। सिंपली ये अनबैलेंस्ड को स्टडी करने के लिए हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चीज होगा वो होता है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस, तीसरा जीरो सीक्वेंस। ये तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तब फिर जो है वो रिजल्ट देगा हम लोग को किसमें, अनसिमेट्रिकल में। मतलब अगर हम लोग को स्टडी करना है इसको जो कि अनबैलेंस्ड है, अनसिमेट्रिकल है, हम लोग कर नहीं सकते हैं इसको। पॉजिटिव जो कि बैलेंस्ड है, नेगेटिव जो कि बैलेंस्ड, जीरो जो कि बैलेंस्ड, तीन अलग अलग बैलेंस्ड को जब हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो फिर वो रिजल्ट करता है किस पे, अनबैलेंस्ड पे। इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटली पॉजिटिव सीक्वेंस, सेपरेटली नेगेटिव सीक्वेंस, सेपरेटली जीरो सीक्वेंस, तीनों को ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ लेंगे क्या, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। समझ आया? यस सर। ये हम Yes, बता sir. रहे हैं कि पढ़ेंगे कैसे। ये पॉजिटिव सीक्वेंस ये भी बैलेंस्ड होगा, नेगेटिव सीक्वेंस ये भी मतलब बैलेंस्ड सर होगा। इंडिविजुअली सब बैलेंस्ड होगा लेकिन जब ऐड करेंगे तब अनबैलेंस होगा। बिल्कुल, जब ऐड करेंगे तो अनबैलेंस्ड होगा, और हम लोग अनबैलेंस्ड को स्टडी कर रहे हैं। इसी के लिए इस अनबैलेंस्ड के लिए हम लोग पहले इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो वो अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है। जीरो सीक्वेंस का मतलब तो समझ गए, ये मतलब आपस में सेम फेज में होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। फेज सीक्वेंस क्या होता है, आर वाई बी होता है ना। यस सर। इसी को और एक बार लिख दो, आर वाई बी, दो बार लिख देंगे। अब चाहे फिर वो आर वाई बी लिखा हो, चाहे फिर वो वाई बी आर लिखा हो, चाहे फिर वो बी आर वाई लिखा हो, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आर वाई बी को। इसको हम लोग अगर पॉजिटिव सीक्वेंस माने हैं तो नेगेटिव मतलब कोई दो को इंटरचेंज कर देंगे ना,
आर Yes, बी sir. वाई कर दो और आर बी वाई को 2 बार लिख दो, आर बी वाई। इसका मतलब आर बी वाई हो या फिर बी वाई आर हो या फिर वाई आर बी हो, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर बी वाई को। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और 0 का मतलब तो होता है सेम फेज में। क्लियर है? पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब, नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब थोड़ा थोड़ा Yes, समझ आ sir. रहा है? बाकी हम लोग बिल्कुल उतना डीप में नहीं घुसेंगे अभी कि तुम लोग जो है पहले ही सोच लो कि अरे सर फॉल्ट स्टार्ट किए क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो अब बहुत सिंपल सा है, ये हमारा आई आर मान लेते हैं, ये हमारा आई बाई, ये हमारा आई बी। कितना कितना लिए थे एंगल? इसको 150 लिए थे, इसको 110 लिए थे। 100, 150. हाँ, एग्जाम्पल के लिए ये था। ये हमारा क्या है? अनसिमेट्रिकल है। पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब आर वाई बी है ना? अच्छा लग गया, आर वाई बी है, तो आर वाई बी को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे तो बना लेंगे हम लोग आर आई आर, यहाँ पे बना लेंगे आई वाई, ये मैग्नीट्यूड सब इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे बना लेंगे आई बी, और इसका बीच 120 डिग्री का एंगल होगा तीनों के बीच। आर के बाद वाई, वाई के बाद बी। एंटी क्लॉकवाइज ना फेजर रोटेट करता है। अगर कोई यहाँ पे Yes, बैठा sir. हुआ है तो उसको क्या दिखेगा? पहले आर गया, फिर वाई गया, फिर बी गया, फिर आर गया, फिर वाई गया, फिर बी गया। मतलब फेज सीक्वेंस यहाँ पे कैसा है? आर वाई बी फेज सीक्वेंस, और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? पॉजिटिव सीक्वेंस। इसमें तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस कैसा होगा? तो यहाँ पे तो हमारा बनेगा आई आर, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे बनेगा आई आर। अब यहाँ पे क्या हम लोग आई वाई लिखेंगे? IB. आई बी। आई बी, और यहाँ पे लिखेंगे आई वाई। IY. ये हो जाएगा हमारा कैसा फेज सीक्वेंस? आर Negative. बी वाई फेज सीक्वेंस। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। प्लस जीरो सीक्वेंस मतलब कोई फेज एंगल नहीं होगा। हाँ, इसके बीच में जो एंगल होगा ये भी 120 होगा, और ये तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। ये एरो दिखाने का मतलब तो समझ रहे हो ना? तीनों का डिफरेंस मैग्नीट्यूड समझ सेम में होता है। नहीं आया सर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में हमको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। जब सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सबका बीच एंगल 120 डिग्री है, तो कैसे समझेंगे कि ये नेगेटिव हो जा रहा है, ये पॉजिटिव? यहाँ पे ये फेज समझ सीक्वेंस आया तुमको? फेज सीक्वेंस यहाँ पे आर वाई बी है, और यहाँ पे आर बी वाई है, और इसी को हम लोग 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए तो कुछ भी दे सकता है ना वहाँ पे। वो हो सकता है एग्जाम में दे दे वाई बी आर, या फिर तुम कंसिडर कर लो वाई बी आर, तो इसको अलग फेज नहीं मानेंगे हम लोग। आर वाई बी 2 बार लिखेंगे, आर बी वाई 2 बार लिखेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। और फेज बदलते कैसे हैं फेज सीक्वेंस? सिंपली आर वाई बी कोई भी 2 टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे, फेज सीक्वेंस बदल जाएगा। और ये आर वाई बी का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे आर बी वाई का बनाया गया है। इसको बोला जाता है पॉजिटिव सीक्वेंस, इसको बोला जाता है नेगेटिव सीक्वेंस। और तीसरा जो होता है वो तीनों एक ही फेज में होगा, आई आर आई वाई आई बी, तीनों का वैल्यू जो है इक्वल होगा। इसको बोला जाता है जीरो सीक्वेंस। मतलब फॉल्ट एनालिसिस में भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का स्टडी करना है तो सेपरेटली हम लोग को पॉजिटिव सीक्वेंस का बैलेंस्ड स्टडी करेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस का बैलेंस्ड स्टडी करेंगे, जीरो सीक्वेंस को स्टडी करेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो फिर वो बन जाएगा अनसिमेट्रिकल। क्लियर है ये चीज? यस। Yes, sir.
सर तो जैसे अब देखो अनसिमेट्रिकल में सबका मैग्नीट्यूड चेंज है, तो जब सिमेट्रिकल उसका बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे? सिमेट्रिकल बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड का लेंगे, मतलब नहीं, ये मैग्नीट्यूड हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग देखो, हम लोग जिस पेज का एनालिसिस करेंगे उस पेज का मैग्नीट्यूड लेंगे, और तुम लोग देख पाओगे कि यहाँ पे y का मैग्नीट्यूड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं और 5 मिनट और हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ तुम लोग का बेस बन जाएगा, उसके बाद फिर तुम लोग का हम सारा डाउट लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस को 1 लेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस को 2 सफिक्स में 2 लिखेंगे, और जीरो सीक्वेंस को सफिक्स में 0 लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? मतलब अब जो ये IR आएगा वो कैसा IR आएगा, लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR0। फिर जो IY आएगा वो हम लोग का IY1 प्लस IY2 प्लस IY3, सॉरी 0। जीरो सर। IB इज इक्वल्स टू IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। अब बताओ किसका क्या डाउट है? अब आई थिंक तुम लोग का क्लियर हो रहा होगा कि ये जो IR है वो तीनों का सम है, ये IY जो है ये तीनों का सम है, ये IB जो है ये तीनों का सम है, जिसमें 1 सफिक्स वाला क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस, 2 सफिक्स वाला क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस, 0 सफिक्स वाला क्या है, जीरो सीक्वेंस। समझ पा रहे हो अब तुम लोग? हम लोग तो फॉल्ट स्टडी करके हम लोग IR1 IR2 IR0 का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। हम लोग को पूछेगा शॉर्ट सर्किट करंट, तो हम लोग को IR बताना होगा, IR1 कैलकुलेट कर लेंगे, IR2 कर लेंगे, IR0 कर लेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे तो फिर IR का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये वोल्टेज मतलब ये करंट का बात हुआ। उसी तरीके से अगर वोल्टेज होगा तो VR VY VB के जगह में क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR0, VY1 प्लस VY2 प्लस VY0, VB1 प्लस VB2 प्लस VB0। वोल्टेज हो चाहे करंट हो, फॉल्ट एनालिसिस अनसिमेट्रिकल का अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है ये चीज? प्रोसेस है, 3 बार निकाल के जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ लंबा नहीं है वो। तुम लोग अभी आज फर्स्ट डे है, इसी के लिए तुम लोग को लग रहा होगा कि ये सब क्या है, बहुत ईजी चीज है। कैसे बहुत इजी है? थोड़ा सा और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं या फिर बस इतना ही में रोक दें आज? पढ़ाइए सर आगे था सर। पढ़ाइए सर। बढ़ाइए बढ़ाइए। चलो देखो, अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें इसी चीज को, इस चीज को अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो IR IY IB इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं इसको ऐसा, VR1 VY1 VB1, मतलब अलग अलग कैटेगरी में हम बांट दिए। ये हो जाएगा VR2 VY2 VB2 प्लस VR0 VY0 VB0। ये हो गया। ठीक है, अब बताओ ये क्या है हमारा, अनबैलेंस्ड है ना? यस सर। सर ये कैसे लिख दिए, करंट अरे यार, करंट इक्वल टू वोल्टेज का सम कैसे होगा? VR VY VB मान लो, ठीक है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या तो वोल्टेज लिख लो या तो करंट लिख लो। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं वो तुम लोग समझ लो। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज कैसे हो जाएगा। ठीक है, वो लिखते लिखते देखो ये अनबैलेंस्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड है, और ये है, ये भी बैलेंस्ड है, और ये भी बैलेंस्ड है। अब बताओ, हम लोग को स्टडी करना है अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड को तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं ना, ये बैलेंस्ड को अलग से स्टडी होगा, ये बैलेंस्ड अलग से होगा, ये बैलेंस्ड अलग से होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, अनबैलेंस्ड मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर बैलेंस को जोड़ने पे अनबैलेंस कैसे हो जा रहा है? वही थ्योरम है, वही हम लोग को फॉल्ट बताता है।
तीन अलग अलग चीज को जोड़ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है 1 + 2 + 3 कर रहे हैं, अलग अलग चीज है। ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये नेगेटिव सीक्वेंस है, और ये जीरो सीक्वेंस है। एक बार हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस लेकर के गए, एक बार हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस लेकर के गए, एक बार हम लोग जीरो सीक्वेंस लेकर के गए। तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड का स्टडी हम लोग कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब ये है ना, VR1 VY1 VB1। उसी तरीके से अगर करंट होगा तो IR1 IY1 IB1 होगा। देखो यस सर। यस सर। सिंपल सा है, हम लोग IR1 हम करंट ले रहे थे, वो तो यहाँ पे हम गलती से वोल्टेज लिख दिया ना। तुम लोग वोल्टेज को मतलब ये मत सोचना कि सर इधर करंट बताया फिर वोल्टेज लिख दिया। हम लोग करंट का ही स्टडी कर रहे हैं या तो वोल्टेज का ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट को रेफरेंस मान रहे हैं। IR1 IY1 IB1, यही होगा ना हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस, 1 1 वाला सफिक्स वाला। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें सिंपली IR1 को हम लोग रेफरेंस मान लेंगे। IR1 का जो वैल्यू होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना IR1 एट एन एंगल 0 डिग्री, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस। ठीक है, इसी में जब हम लोग अल्फा ऐड कर देंगे या फिर अल्फा स्क्वायर जोड़ देंगे, तो फिर ये पॉजिटिव है तो आर के बाद क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। देखो यस सर। ये आर है, ये वाई है, ये बी है। इस साइड में 120 डिग्री मतलब -120 डिग्री। अब बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 एंगल +120 डिग्री, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 एट एन एंगल -120 डिग्री। अगर आर के बाद हमको वाई लिखना है तो अल्फा लेंगे या अल्फा स्क्वायर लेंगे, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। सब कोई को क्लियर है। IY1 का जो वैल्यू होगा वो होगा IR1 मैग्नीट्यूड -120 डिग्री। IB1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड IR1 के इक्वल ही रहेगा, एंगल में हो जाएगा ये -240। क्लियर है। अब देखो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर IR1, हाँ सर। यस इसी सर। चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा IR1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग फटाफट नेगेटिव का देख लेंगे, और ये सब समझने का जरूरत नहीं, हम ट्रिक बताएंगे तुम लोग को याद हो जाएगा। नेगेटिव सीक्वेंस, अगर पॉजिटिव सीक्वेंस RYB है, अच्छा ये कौन है, म्यूट कर लो यार, इको हो रहा है। मेरा आवाज ही हमको सुनाई देता है, अच्छा नहीं लगता। देखो RYB यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, RBY हो जाएगा ना। अगर पॉजिटिव में फेज सीक्वेंस RYB था तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, RBY हो जाएगा ना। मतलब सर। यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Y। अब बताओ यहाँ पे भी हम लोग IR1 को ही रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि जब वहां पे हम लोग IR1 को रेफरेंस माने हैं तो यहाँ पे भी हम लोग IR1 को ही रेफरेंस मानेंगे। क्लियर है, मतलब 2 हो जाएगा, नेगेटिव मतलब 2 सफिक्स होता है ना, यस सर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, IR2 को हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ IR2 एट एन एंगल 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस। IB2 क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ IR2 -120 डिग्री। IY2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ IR2 एट एन एंगल प्लस का 120 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर IR2, IR2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा IR2 लिख सकते हैं ऐसा। यस सर।
अगर ये तुम लोग को समझ में आ गया है तो अब हम लोग इसी चीज को लिखना अब 0 भी बच गया ना, 0 का देख लेते हैं। जीरो सीक्वेंस में क्या बोला गया है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। IR0 इज इक्वल्स टू IY0 इज इक्वल्स टू IB0। इसमें तो कोई फेज सीक्वेंस होता नहीं है क्योंकि ये तो सब सेम फेज में होता है। मतलब ये हो गया IR0, ये हो गया IY0, ये हो गया IB0। तीनों इक्वल और तीनों का कोई फेज मतलब ऐसा नहीं, सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं कि RYB होगा या क्या होगा। जीरो सीक्वेंस मतलब कोई वो नहीं है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स बनाए थे ना, इसी का हम करंट का भी एक मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे पहले। IR IY IB, बस ये लास्ट है, ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं IR1 IY1 IB1 प्लस IR2 2 IY2 IB2 प्लस IR0 IY0 IB0। अब याद करो IR1 IY1 IB1 का क्या रिलेशन था, अगर ये IR1 है y में तो अल्फा आ जाएगा अल्फा b। स्क्वायर IR1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा IR1, ऐसे ही होगा। प्लस यहाँ पे R2 के जगह में क्या लिख रहे थे हम लोग, IR2 अल्फा IR2 अल्फा स्क्वायर IR2, ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे हो जाएगा IR0, यहाँ पे भी IR0, यहाँ पे भी IR0, तीनों का वैल्यू सेम था ना। यस समझ आ रहा है तुम लोग को? इसका मतलब, या फिर इसको अभी फॉर द टाइम बिंग तुम लोग अपने अपने फॉर्म में ही लिखो। ये हमारा क्या था, या फिर IR0 ये लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग अलग से लिखते हैं IR। अभी तक किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कुछ हम लोग रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स का इक्वेशन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, हम इसी जगह रुक जाएंगे, हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि समझ में आना चाहिए तुम लोग को, जबरदस्ती का वो नहीं होना चाहिए। देखो इस लाइन को अगर हम लोग लिखेंगे और मैट्रिक्स को खोलेंगे तो क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR0। IY का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, अल्फा स्क्वायर IR1 अल्फा IR2 प्लस IR0। IB का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ IR1 अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ IR2 प्लस IR0। इसका मतलब हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग इस लाइन को रेफरेंस मान रहे हैं, मतलब IR का तो हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। देखो सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक फेज को एनालिसिस करते हैं और तीनों फेज निकल जाता है ना, जैसे हम लोग मशीन भी पढ़ रहे हैं उसमें पर फेज एनालिसिस करते हैं ना, पर यूनिट भी पढ़ रहे हैं उसमें पर फेज एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसी के लिए यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ R को एनालिसिस करेंगे और Y भी पता चल जाएगा, B भी पता चल जाएगा, वही होता है ना बैलेंस्ड का मतलब। क्योंकि एक बार R1 पता चल गया, IR1 पता चल गया, यहाँ पे भी IR1 है, IR2 पता चल गया, IR2 यहाँ पे भी है, I0 पता चल गया, यहाँ पे भी है, IR0 IR1 IR2 पता चल गया, मतलब IR फेज में क्या हो रहा है, फॉल्ट कहाँ पे आया है, क्या दिक्कत है, वो हम लोग को पता चल गया। साथ साथ हम लोग को Y का भी पता चल गया, B का भी पता चल गया, वही होता है ना बैलेंस्ड का मतलब। यस सर। अब देखो थोड़ा सा एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये हम अगले क्लास में हम फिर से ये सारा चीज रिपीट करेंगे।
तो जिसको समझ में नहीं आया है इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर फिर भी समझना है तो लास्ट क्लास मतलब अगले क्लास में हम लोग ये सारा चीज़ फिर से हम लोग वहाँ पे भी कर लेंगे, कोई वो नहीं है, इसमें नहीं है कि, क्योंकि ये समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये एक बार समझ आ गया ना तुम लोग को तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इससे ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को कैसे बाहर निकालेंगे, तो ये 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर, और इसमें सबसे पहले हम लोग जीरो सीक्वेंस लिखेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट सीक्वेंस लिखेंगे मतलब पॉजिटिव, फिर हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से वो आएगा? सर क्या बता रहे हैं, क्या क्या बता दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ जाएगा सर। ये जो है ये क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड था, अनबैलेंस्ड था ना ये, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को ही अनसिमेट्रिकल बोला जाता है और बैलेंस्ड को ही सिमेट्रिकल बोला जाता है। ये जो बंच के आया इसको हम लोग नाम देते हैं ए मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स। इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब यहां से तुम लोग को पावर सिस्टम में फॉल्ट बहुत आसान लगने लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ए लिखने सिखाते हैं तुम लोग को। जब भी हम सर, एक बोलेंगे डाउट है। मैट्रिक्स ए, हाँ बोलो। सर ये आई आर प्लस आई वाई प्लस आई भी तीनों को जोड़ेंगे सर तो जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो आएगा? सर 120 पे होगा तो फिर जीरो आना चाहिए ना। नहीं देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस में तीनों को जोड़ेंगे तब जीरो होगा। हाँ मतलब तुम जो कहना चाह रहे हो, देखो तुम कहना ये चाह रहे हो ये सब करने के बाद अगर हम लोग ये तीनों को जोड़ेंगे तब जीरो होगा, वही ना? हाँ सर। हाँ ऑब्वियस सा बात है, वही तो कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ अनबैलेंस्ड सर को जी, हम हाँ लोग बैलेंस बना रहे हैं ना। सर, लेकिन जोड़ेंगे तो जीरो तो नहीं आ रहा है। दो ये चीज में तो जीरो ये कट नॉन जाएगा, जीरो, लेकिन ये 3 आई आर जीरो आ जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट। ये नॉन जीरो बना रहा है। अगर ये जीरो हो ही हाँ जाएगा तो ये तो बैलेंस्ड हो जाएगा ना। बैलेंस तो नहीं है ना हाँ सर। इसी के लिए। अब देखो यहां से कहानी शुरू होता है। ये था एक बेस बनाना कि हाँ ए मैट्रिक्स पहुंच गए हम लोग। ए मैट्रिक्स अगर लिखने बोला जाए तो ए मैट्रिक्स को सिर्फ हम बोलेंगे याद रखने, 1 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये बस हम बोलेंगे याद रखने। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज इस वीडियो में तुम लोग के पास अवेलेबल है। ये मैट्रिक्स अगर हम लोग कर लेंगे सॉल्व तो फिर हम लोग अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कौन कौन इसका ए इनवर्स निकाल सकता है बहुत आसानी से? तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोग इसका निकालोगे, उसका भी ट्रिक है। ए इनवर्स सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा 3, ठीक है। इसका मतलब 1/3। सिंपली यहाँ पे ए है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है। 1 1 1 तो रहेगा ही, 1 1। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा, यही होगा ए इनवर्स। अब शॉर्ट फॉर्म में एक चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, अनबैलेंस्ड कोई शॉर्ट इज ट्रिक था इक्वल्स सर टू क्या निकालने का? ए इंटू बैलेंस्ड। उसी तरीके से बैलेंस्ड इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू अनबैलेंस्ड। हाँ बोलो क्या डाउट है तुम्हारा?
ए इनवर्स कैसे निकलता है उसका एक फॉर्मूला है, तुम लोग मैट्रिक्स में पढ़े होगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है ये स्क्वायर कहाँ पे है, ए वाले में स्क्वायर पहले है, ए इनवर्स में स्क्वायर बाद में है, बस इतना ही याद रखना है। अगर ये याद है तो सारा का सारा न्यूमेरिकल, सारा का सारा खेल बहुत इजीली हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, हो सकता है तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया हो, लेकिन पर मतलब ये फॉल्ट में जो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं इसका कहीं पे यूज़ नहीं है, सिर्फ हम लोग को ए मैट्रिक्स का यूज़ होगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स का यूज़ होगा। ये मैट्रिक्स कैसे आया इसी के लिए अभी तक का जितना बड़ा कहानी था। अगर ये मैट्रिक्स ले आए तो फिर उसके बाद भूल जाना है कि पहले क्या हुआ था। हाँ, ये मैट्रिक्स कैसे आता है वो नॉलेज हम लोग को होना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो में जो भी है उसको तुम लोग अच्छे से देख लेना। बाकी ए मैट्रिक्स कैसे याद करना है, ए इनवर्स कैसे याद करना है वो तुम लोग को सर बता दिए। कैसे सर बताएं, देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, चाहे फिर वो ए हो चाहे फिर वो ए इनवर्स हो, तुम लोग को सिंपली यहाँ पे लिख देना है 1 1 1 1 1 अल्फा 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 अल्फा। इसमें भी सेम लिख देना है 1 1 1 1 1 अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, ए इनवर्स है, ये ध्यान में रखना, इनवर्स निकालने टाइम में डिटर्मिनेंट आता है, इसी के लिए 1/3 वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा। ए में सर क्या बताए हैं, पहले वाले में स्क्वायर लगेगा तो दूसरे में नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे पहले में लग गया है तो यहाँ पे भी पहले में नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर नहीं हो सकता, इसी के लिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ए इनवर्स में ए का जस्ट उल्टा होगा, ए में अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ए इनवर्स में यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। क्लियर है कहानी? बाकी हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से तुम लोग को बोलते इसको रख लो, लेकिन ये आ कैसे रहा है तुम लोग देख पाए ना, ये कैसे आया। अगर ये तुम लोग देख करके अगले क्लास जब हम लोग का होगा पावर सिस्टम का, इसको तुम लोग अगर समझ करके बोलोगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही बोलोगे कि सर हमको ए समझ में आ गया, ए इनवर्स समझ में आ गया, फिर तुम लोग देखना हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और तुम लोग को सारा चीज वहां पे दिखेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ए और ए इनवर्स का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे, किसी को कोई डाउट होगा तो तुम लोग